हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के आईवी फ्लूइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड ब्लड मैनेजमेंट क्या होता है। देन देखेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। देन उसके बाद में हम फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन, कौन कौन से टाइप के ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे जिनका हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, कौन कौन से टाइप के ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं। देन उसके बाद में 4-to-1 रूल फॉर फ्लूइड मैनेजमेंट, हम एक रूल देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम फ्लूइड जो है वो मैनेज करते हैं। देन हम एक पार्कलैंड फॉर्मूला देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग भी हम फ्लूइड को मैनेज करते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस हो सकते हैं, इसको भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एंड ब्लड मैनेजमेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट की, इसको हम समझते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो हम अगर प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस एक स्टेट ऑफ बैलेंस होती है हमारे बॉडी की, जिसके अंदर हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस वजह से फ्लूइड मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस भी इसी की वजह से नॉर्मल रहता है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और ओवरऑल बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ओके, अगर इन फ्लूइड्स का मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी कंडीशन आ सकती है। इन कंडीशंस को हम रोक कैसे सकते हैं? अगर हम होम्योस्टेसिस को सही से मेंटेन करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस को रोक सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस को रोक सकते हैं? जैसे कि ओवरहाइड्रेशन। अब अगर ओवरहाइड्रेशन हो जाती है तो इसकी वजह से आपको पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जैसी कंडीशंस आ सकती है। देन डिहाइड्रेशन, इसकी वजह से आपको हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आ सकती है, आपका परफ्यूजन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा ऑर्गन्स की तरफ। देन शॉक की कंडीशन भी आ सकती है। तो इसी वजह से हमारे फ्लूइड को मेंटेन करना या मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी की हीमोस्टेसिस को बनाए रखता है। अगर इसको हमने सही से मैनेज नहीं किया तो आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसकी वजह से। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। अब इस होम्योस्टेसिस को या फिर फ्लूइड बैलेंस को वापस से रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। आईवी फ्लूइड जो है वो हम उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के साइज के बेस पे। क्रिस्टलोइड, कोलोइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। हर एक टाइप का जो फ्लूइड होगा वो अपने अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, उसके अलग यूजेस होंगे और उसके अलग रिस्क या फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इजीली क्रॉस कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड्स बोलते हैं। देन इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर हो प्लस में इलेक्ट्रोलाइट्स हो वो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। देन उसके बाद में यूजेस, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस। हमें अगर फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी है या फिर हमें मैनेजमेंट करनी है या मेंटेनेंस करनी है तब हम इनका यूज कर सकते हैं। देन कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो साइज होंगे, मॉलिक्यूल्स के साइज होंगे वो मीडियम साइज के होंगे और इजिली जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसकी कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं और कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हो सकते हैं, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म, इसके अंदर जो हमारे कोलोइड सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स को, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो हाई मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं। और हमने देखा था किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर सॉल्यूट के नंबर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम कोलोइड सॉल्यूशन देंगे तो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के आसपास के जो एरियाज होंगे वो सारा का सारा फ्लूइड किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या फिर हाइपोवोलेमिया जैसी कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास में जो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस है उसके अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, छोटा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो कोलोइड सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज कितना है, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स
के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है लार्जेस्ट साइज होता है, ठीक है। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड से भी ज़्यादा बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स इस टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंक्लूड सेल्स एंड प्रोटीन दैट कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं या फिर जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ओके। कॉम्पोजिशन, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, बने कैसे होते हैं, क्योंकि ये ब्लड है तो इसके अंदर आपका होल ब्लड हो सकता है और इसके कंपोनेंट जैसे सिर्फ आरबीसीज हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं या फिर हम सिर्फ प्लाज्मा के यूज कर सकते हैं। तो इसकी कंपोजिशन के अंदर प्रॉपर पूरा ब्लड हो सकता है जिसके अंदर सारी की सारी सेल्स होंगे, प्लाज्मा होंगे, प्लस में प्लेटलेट्स हो सकते हैं, ओके। देन इसके बाद में यूजेस की अगर हम बात करें तो हम इसका यूज करते हैं ब्लड लॉस को रिप्लेस करने के लिए या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। जिन पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है या एनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हम उस फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स थे जिसके अंदर क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स थे और ये किसके बेस पे हमने डिवाइड किया है, मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे। क्रिस्टलॉइड के अंदर सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, कोलॉइड्स के अंदर मीडियम साइज के होंगे और ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, ओके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स हमने अभी देखा, 3 तरीके से हम इसको पहले तो डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर रिंगर लैक्टेट आ जाएगा, देन सेकंड नंबर पे नॉर्मल सलाइन, थर्ड नंबर पे हमारे पास में ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसको हम डीएनएस भी बोल सकते हैं। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के अंदर अगर हम डेक्सट्रोज को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास में एक ग्लूकोज सॉल्यूशन बनेगा, ओके। देन हाइपरटोनिक सलाइन। हाइपरटोनिक सलाइन एक नॉर्मल सलाइन के अंदर आप अगर सोडियम क्लोराइड की जो परसेंटेज है अगर आप उसको इंक्रीज कर देते हो तो हाइपरटोनिक सलाइन बनेगा, ओके। अब कोलॉइड के अंदर हमारे पास में 2 टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल कोलॉइड्स हो सकते हैं और सिंथेटिक कोलॉइड्स हो सकते हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास में होल ब्लड जिसके अंदर ब्लड के सारे कंटेंट होंगे जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब चीजें होंगी, प्लस में प्लाज्मा भी होगा। बट इसके अलावा हम सिर्फ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का यूज कर सकते हैं जिसको पीआरबीसीज भी बोलते हैं। देन उसके बाद में प्लेटलेट्स का हम सिंगल यूज कर सकते हैं। देन हम प्लाज्मा जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं जिसमें से हम सारे के सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड जो हमारे प्लेटलेट्स होंगे उनको हम रिमूव करने के बाद में जो प्लाज्मा बचेगा हम डायरेक्टली सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर हम क्लोटिंग फैक्टर्स का यूज करते हैं। देन उसके बाद में ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अंदर हम हमारी बॉडी के ब्लड को वापस से यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी या फिर कुछ ऐसी इलेक्टिव सर्जरी जिसके अंदर हमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा जो हमारे कोलॉइड्स के अंदर नेचुरल है उसके अंदर एल्ब्यूमिन आ सकता है, इसको ह्यूमन एल्ब्यूमिन के नाम से भी आपके पास में ये प्रोडक्ट आता है। देन सिंथेटिक की बात करें तो इसके अंदर डेक्सट्रांस आएंगे, जिलेटिन्स जिसको हम हिमेसिल बोलते हैं और इसके बाद में इसमें हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च जिसको HES भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था आईवी फ्लूइड्स का जिसमें डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कोलॉइड सॉल्यूशन हो सकते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। तो हम सभी सॉल्यूशंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में सबसे पहले था रिंगर लैक्टोज जिसको हमने क्या बोला था, RL बोला था। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम 130 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड 109 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 4 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 3 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर एंड लैक्टेट जो है वो 28 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर की कॉम्पोजिशन के साथ में बना होता है, ओके। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, रिंगर लैक्टोज जो है वो रिंगर लैक्टेट जो है वो काम कैसे करता है। इसका काम होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करना। अगर आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड जो है वो लॉस्ट हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। इसके अलावा जो इसके अंदर लैक्टेट प्रेजेंट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस एसिड को रिड्यूस करने का काम करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, ओके। देन उसके बाद में है यूजेज। इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, बर्न, डिहाइड्रेशन और एक्यूट ब्लड लॉस जैसी कंडीशन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं रिंगर लैक्टेट का, ओके। देन अगर रिस्क की बात करें, अगर हम रिंगर लैक्टोज को ओवर यूज कर लेते हैं तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जैसी कंडीशन ला सकता है जिसके अंदर आपका ब्लड पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें आपकी किडनी के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका लेवल इंक्रीज हो सकता है या फिर H आयन जो है वो आपकी किडनी जो है वो लॉस कर सकती है। एक्सेस अमाउंट में H आयन का लॉस हो जाए या फिर बाइकार्बोनेट जो है उनका रिटेंशन हो जाए या फिर ज्यादा अमाउंट के अंदर हो जाए तो आपके ब्लड पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल सलाइन जिसको हम NS भी बोलते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम 154 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर,
क्लोराइड जो है वो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की कंपोजिशन के साथ में बना होगा। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक्सपेंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को एक्सपेंड करने का काम करते हैं विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट फ्लूइड शिफ्ट। ये बाकी फ्लूइड को शिफ्ट करने में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब ये फ्लूइड शिफ्ट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। इसी वजह से हम नॉर्मली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि फ्लूइड शिफ्ट जो है वो कम से कम हो बाकी बॉडी ऑर्गन्स के पास में। ओके, देन उसके बाद में यूजेस, इसका यूज़ हम हाइपोवॉल्यूमिया, शॉक और फ्लूइड रिससिटेशन जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके रिस्क की बात करें तो इसकी वजह से हमारे पास में हाइपरनेट्रीमिया, जिसके अंदर हमारे सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल सलाइन बना किससे होता है, सोडियम क्लोराइड से बना होगा। अगर आप इसका ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज़ करोगे तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सोडियम इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आएगी। अगर क्लोराइड इंक्रीज होता है तो क्लोराइड की वजह से हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आती है। तो जब क्लोराइड आयंस इंक्रीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं और हमारे एच आयन जो है वो हमारी किडनी के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिटेंशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा ब्लड पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, यानी कि हमारा ब्लड पीएच जो है वो कम हो जाएगा, जो कि एसिडिक होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन, जिसको हम डीएनएस भी बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे अलग अलग कंसंट्रेशंस के अंदर आ सकता है, जिसमें 5% डेक्सट्रोज, 10%, 15% डेक्सट्रोज के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट्स आ सकते हैं इसके पास में। देन अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर फ्री वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा डेक्सट्रोज जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जिसमें आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप डीएनएस का यूज़ कर सकते हो। रिस्क, अगर इसको आप ओवर यूज करते हो तो कौन से रिस्क आ सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन का आप ज़्यादा यूज करोगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसके अलावा हाइपरनेट्रीमिया इफ ओवर यूज्ड, इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, जिसके अंदर सोडियम का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा अगर आप ज़्यादा यूज करते हो डीएनएस का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटोनिक सलाइन। हाइपरटोनिक सलाइन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो सकती है, 3% हो सकती है या फिर 7.5 हो सकती है। तो एक नॉर्मल सलाइन के अंदर अगर आप सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन बोल सकते हैं, जिसमें आपके सोल्यूट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि आपने सोल्यूट के नंबर बढ़ाए हैं तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने का काम करेगा ये। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सेल्स के अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। अगर सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड चला गया जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा की कंडीशन आ गई है या फिर वहाँ पे स्वेलिंग की कंडीशन आ गई है, तो उसको रिड्यूस करने में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो आपके ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड भर गया है तो उसके अंदर से जो एडिमा है उसको कम करने के लिए हम हाइपरटोनिक सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए और सीवियर हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके रिस्क की बात करें तो अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को हाई या फिर ओवर यूज़ करते हो तो इसकी वजह से क्या होगा, रैपिड शिफ्ट होगा फ्लूइड्स का, जिसकी वजह से सेंट्रल पोंटिलाइन माइलिनोलाइसिस की कंडीशन आ सकती है, जिसके अंदर जो आपके पॉन्स के अंदर जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कोमा या फिर डेथ जैसी कंडीशन भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर हमारे नेचुरल के अंदर सबसे पहले क्या था, एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो हम सलाइन के अंदर ह्यूमन एल्ब्यूमिन को मिक्स करके इसको बनाते हैं। ओके, देन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, क्योंकि कोलोइड सॉल्यूशन जो है वो मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करने का काम करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर जनरेट करते हैं और अगर हम इनको आईवी फ्लूइड के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाने के बाद में तो ब्लड वेसल्स के आसपास का जितना भी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर खींच लेंगे ये, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो सकता है। तो इसका काम क्या होता है, एडिमास को रिड्यूस करने का काम होता है। ओके, इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज हम जो है वो हाइपर प्रोटीनीमिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। तो अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एल्ब्यूमिन एज ए प्रोटीन आपके हाइपर प्रोटीनीमिया की कंडीशन को ट्रीट करने में यूज होगी। बर्न के कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। एक्यूट लीवर फेलियर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम कोलोइड सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हैं। रिस्क, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। रिस्क फॉर
ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। ओके, देन हम डेक्सट्रांस की बात करते हैं। तो डेक्सट्रांस जो है वो उसकी कॉम्पोजिशंस की अगर बात करें तो इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल होते हैं और वेरिंग मॉलिक्यूलर वेट, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हो सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के होंगे। पॉलीसैकेराइड्स का एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर सकता है। ओके, देन इसका मैकेनिज्म, इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पुल करेंगे फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, मतलब जो आसपास का फ्लूइड होगा, ब्लड वेसल्स के आसपास का फ्लूइड होगा, उसको पुल करके ब्लड वेसल्स के अंदर लाने का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके यूज की हम बात करें तो इसका यूज हम शॉक की कंडीशन में वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में कर सकते हैं, बर्न की कंडीशन में, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी हम इसका यूज कर सकते हैं। रिस्क एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और रीनल फेलियर जैसी कंडीशन भी आ सकती है इसकी वजह से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर थर्ड नंबर पे, जिसको हम जिलेटिन बोलते हैं या फिर हिमेसिल भी बोल सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जिलेटिन पॉलीपेप्टाइड को हम सलाइन के अंदर मिक्स करके इसको बनाते हैं। देन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ये भी क्या करते हैं, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बाय ड्रॉइंग फ्लूइड इनटू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। अब इनके अंदर भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के साइज मीडियम साइज के होते हैं, तो ये इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर आने लग जाएगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। देन यूजेस इसका हाइपोवॉल्यूमिया जैसी कंडीशन, शॉक और ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एनाफ्लेक्सिस और क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। देन हमारे पास में हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च, जिसको HES भी बोल सकते हैं हम, इसकी कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो मॉडिफाइड स्टार्च मॉलिक्यूल्स को हम स्लाइन के अंदर मिक्स करके इसके अंदर इसको बनाते हैं। तो मॉडिफाइड स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो प्लांट का रिजर्व्ड फूड होता है, जिसको हम एज ए डाइट लेते हैं और देन हमारी बॉडी जो है उसको यूज करती है एज ए एनर्जी सोर्स। ओके, तो हम इसकी कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, जो मॉडिफाइड स्टार्च होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को स्लाइन के अंदर मिक्स करके हम इसका यूज करते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंड करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को बाय इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, आपका ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो आसपास के फ्लूइड को जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पुल कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। देन उसके बाद में यूजेस की अगर हम बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिया जैसी कंडीशन को शॉक और मेजर सर्जरीज के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो इसकी वजह से रीनल डिसफंक्शन, कोगुलेशन डिस्टर्बेंस जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट। अब फ्लूइड को मैनेज कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। कस्टमाइजिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, हमें क्या करना पड़ता है, हर एक फ्लूइड को कस्टमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके अंदर फैक्टर टू कंसीडर, कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। एज, डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट फ्लूइड नीड्स, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को डिफरेंट फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हमें वो ध्यान रखना है। दूसरा, हेल्थ कंडीशन, उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर हम फ्लूइड देने वाले हैं उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कौन सी हैं उसको भी ध्यान में रखना है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। देन टाइप्स ऑफ सर्जरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज रिक्वायर डिफरेंट फ्लूइड मैनेजमेंट। तो डिफरेंट टाइप की सर्जरीज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की फ्लूइड का यूज करना पड़ेगा उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में करंट हेल्थ स्टेटस, उस पेशेंट का करंट में क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या मेडिकल कंडीशन है, ताकि हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड जो है वो चूज कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास में मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग फ्लूइड। अब हम क्या करते हैं, फ्लूइड को कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, हम क्या करते हैं, फ्लूइड को मॉनिटर और एडजस्ट करने के लिए उसका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट करते हैं। और कैसे करेंगे, हम CVP का यूज कर सकते हैं, जिसको हम सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को इन सेंट्रल वेन। हमारी बॉडी की कुछ सेंट्रल वेन्स होती हैं, जैसे कि हमारे इंट्राजुगुलर वेन्स हो गई, सब क्लेविकल वेन हो गई और हमारी फीमोरल वेन हो गई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, CVP मॉनिटर को अटैच करते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो मेजर करने का काम करती है। ओके, देन उसके बाद में है MAP, जिसको हम मेन आर्टेरियल प्रेशर भी बोलते हैं। इसके अंदर हम एवरेज ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, कि हमारी आर्टरीज के अंदर कितना ब्लड प्रेशर है उसको कॉन्टिन्यूसली हम मेजर कर सकते हैं इस मेथड से। देन उसके बाद में यूरिन आउटपुट, हम क्या करते हैं, किडनी फंक्शंस को मेजर करने के लिए यूरिन आउटपुट को भी मेजर कर सकते हैं, ताकि हम फ्लूइड बैलेंस जो है उसके अकॉर्डिंग कर पाएं। ओके, तो ये कुछ फ्लूइड मैनेजमेंट की कंडीशन है कि आप जो फ्लूइड लगा रहे हो उसको कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे उसको एडजस्ट करोगे और कैसे उसको कस्टमाइज करोगे हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे फ्लूइड्स मैनेजमेंट के लिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो कौन कौन से टाइप के ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास में पहला है होल ब्लड। तो होल ब्लड का मतलब क्या होगा कि कंप्लीट ब्लड होगा जिसके अंदर सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी और प्लाज्मा प्रेजेंट होगा।
कॉम्पोजिशन कंटेन आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, तो इसका ये कंपोजिशन होगा। देन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये रिस्टोर करने का काम करता है ब्लड वॉल्यूम को और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड अगर लॉस हो गया आपकी बॉडी से तो आप क्या करोगे, उसको ब्लड देने का काम करोगे ताकि आप ब्लड वॉल्यूम को वापस से इंक्रीज कर पाओ। देन उसके बाद में यूजेस कहाँ पे यूज करोगे इसका, सीवियर ब्लड लॉस, ट्रॉमा और मेजर सर्जरीज जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। देन रिस्क की अगर हम बात करें तो इसका हम हायर रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड इन्फेक्शन, तो ट्रांसफ्यूजन जैसी रिएक्शन होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर दूसरे ह्यूमन का अगर हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इम्यूनिटी जो है वो हमारी उसको रिजेक्ट करने का काम कर सकती है, वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं उसकी वजह से, ओके। देन अब हम बात करते हैं पैक्ड आरबीसीज, जिसको हम पीआरबीसीज भी बोलते हैं। इसके अंदर हम इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेटेड आरबीसीज विद मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा रिमूव्ड। हम क्या करते हैं इसके अंदर से हमारे होल ब्लड के अंदर से सारे के सारे बाकी के कंटेंट को रिमूव आउट कर देते हैं, सिर्फ हम रेड ब्लड सेल्स को रखते हैं और सब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली इसके अंदर कंसंट्रेटेड आरबीसीज ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैक्ड आरबीसीज बोलते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। मैकेनिज्म, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम। इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना विदाउट ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करे हुए, ठीक है। तो हमें ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, जो कि आरबीसीज कर सकती है, क्योंकि आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाना। तो अगर हमें ये कंडीशन, जैसे कि मान लो आपको एनीमिया की कंडीशन है जिसमें आपकी आरबीसीज जो है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज कर सकते हो। इसके अंदर यूज जो है, इसके अंदर आई गया एनीमिया जैसी कंडीशन के अंदर और सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। रिस्क एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं या फिर फेब्राइल रिएक्शंस हो सकती हैं। फेब्राइल रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जब आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हो, उस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो कुछ रिएक्शन शो करती है, जिसके अंदर आप के इम्यून सिस्टम जो है वो जो आप ब्लड चढ़ा रहे हो उसके साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फीवर जैसी कंडीशन, आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेब्राइल रिएक्शंस बोल सकते हैं, जो कि इसके टाइम पे आ सकती हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की अगर हम कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स कंसंट्रेटेड फ्रॉम द होल ब्लड। हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लेटलेट्स का यूज करते हैं, पूरे के पूरे ब्लड में से हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को निकालते हैं और देन पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर है मैकेनिज्म, प्रोवाइड नेसेसरी प्लेटलेट फॉर क्लॉटिंग। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नेसेसरी प्लेटलेट्स को प्रोवाइड करने का काम होता है जिसमें वो क्लॉटिंग में हेल्प कर पाए, ओके। तो इसकी अगर यूज की हम बात करें तो इसका यूज हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपके प्लेटलेट्स का वॉल्यूम जो है वो डाउन हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, तो आप डायरेक्टली सिर्फ प्लेटलेट्स को चढ़ा सकते हो इसके अंदर। प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, अगर प्लेटलेट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया तो उस कंडीशन के अंदर भी आप प्लेटलेट का यूज कर सकते हो, ओके। देन रिस्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जैसी कंडीशन भी आ सकती है, ओके। देन प्लाज्मा, जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर एफएफपी भी बोल सकते हैं, उसको हम समझते हैं। तो कंपोजिशन क्या होगा, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कंटेनिंग क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं और निकालने के बाद में जो हमारे पास में सिर्फ प्लाज्मा बचता है, जिसके अंदर आपकी प्रोटीन्स हो सकती है या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वही कंपोजिशन होती है एफएफपी की, ओके। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्रोटीन फॉर कोगुलेशन। तो इसका काम क्या होगा, ये प्रोवाइड करती है एसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर्स को और कुछ प्रोटीन्स को, जो कि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का भी काम कर सकते हैं, ओके। देन यूजेस, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, लिवर डिजीज को ट्रीट करने में या फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। देन रिस्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और ट्राली जैसी कंडीशन आ सकती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग डिजीज, जो कि लंग से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। तो ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे 5वें नंबर पे क्या है, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन हो सकता है, फैक्टर 8 हो सकता है, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर भी हो सकते हैं। तो क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर इसके अंदर हो सकते हैं जो कि कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट
करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, प्रोवाइड स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर नीडेड फॉर कोगुलेशन। तो इसका काम होता है प्रोवाइड करना स्पेसिफिक कोगुलेशन फैक्टर को, ताकि हम वो कोगुलेशन के अंदर हेल्प कर पाए। ओके, देन यूजेस, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? हीमोफीलिया फिब्रिनोजन डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने में। हीमोफीलिया के अंदर पेशेंट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते हैं, अगर एक बार उनका खून निकलना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हीमोफीलिया की कंडीशन में क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसका ब्लड क्लॉट हो और वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाए। या फिर फिब्रिनोजन डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है। ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कुछ इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। देन हम बात करते हैं ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पेशेंट के खुद का ब्लड यूज़ करते हैं बिफोर सर्जरी। तो कहाँ पे इसका मैकेनिज्म? पेशेंट प्रोवाइड द पेशेंट ऑन ब्लड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हम सर्जरी के टाइम पे पेशेंट के खुद के ब्लड का यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसी कोई कंडीशन ही ना आए। ओके, देन यूजेज इलेक्टिव सर्जरीज विद एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, और हम कितना पेशेंट के खुद का ब्लड जो है वो यूज़ कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर, ठीक है। देन रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हम पेशेंट के खुद का ब्लड यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांस ही नहीं होंगे, ठीक है। एंड डिजीज ट्रांसमिशन, और डिजीज भी ट्रांसमिट होने के चांस नहीं होंगे। ओके, देन कुछ इस तरीके से होगा कि आपके बॉडी, जब आपका कोई भी सर्जरी चल रही है तो उस टाइम पे जो भी ब्लड होता है उसको वापस से फिल्टर करके आपकी बॉडी के अंदर वापस से यूज़ हो सकता है, या फिर आप सर्जरी से पहले ही ब्लड जो है वो डोनेट करके सर्जरी के टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास में फ्लूइड, उसके प्रोडक्ट्स, देन हमने ब्लड एंड उसके प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। अब हम बात करते हैं 4-to-1 रूल फॉर फ्लूइड मैनेजमेंट। हमें कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को, ये हमें कैसे डिसाइड करना है? उसके लिए हमारे पास में एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? 4-to-1 रूल बोलते हैं, जिससे हम फ्लूइड को मैनेज कर पाते हैं। ओके, इसका पर्पस क्या होता है? कैलकुलेट पेशेंट फ्लूइड नीड। हम इसके अंदर कैलकुलेट कर पाते हैं पेशेंट को कितनी नीड है फ्लूइड की, उसको। ओके, इसके अंदर हम कौन से फैक्टर के ऊपर काम करते हैं? प्राइमरली ये बेस्ड होता है पेशेंट के बॉडी वेट पे। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है? उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई पेशेंट जो है जिसका वेट जो है वो 25 kg है, तो 25 kg के अंदर से जो पहले 10 kg है उसके लिए हमें कितना फ्लूइड देना है? तो पहले जो 10 kg है उसके लिए आपको फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है 4-to-1 के रूल के अकॉर्डिंग। आपको पहले 4 ml पर kg पर आर के हिसाब से फ्लूइड को यूज़ करना है। तो इसके लिए एग्जांपल आपके पास में क्या आ जाएगा? पहले जो 10 kg के लिए है वहाँ पे 40 ml पर आर के हिसाब से आपको फ्लूइड देना है। तो इसके अंदर अगर आप कैलकुलेशन करते हो 10 kg का पेशेंट, आपको कितना यूज़ करना है? 4-to-1 रूल के अकॉर्डिंग 4 ml पर kg पर आर के हिसाब से। तो आपके पास में फर्स्ट 10 kg के लिए 40 ml पर आर जो है आपका फ्लूइड आ जाएगा, कि अपना आपको 1 घंटे के अंदर 40 ml फ्लूइड जो है वो देना है 10 kg के लिए। देन अगर एक जो पेशेंट हमने 25 kg का पेशेंट लिया था, पहले 10 kg के लिए तो हमें कितना देना है? 40 ml देना है। बाकी के जो 10 kg हैं उसके लिए जो आपको फ्लूइड यूज़ करना है उसके लिए आप 2 का यूज़ करोगे, वहाँ पे आप एडमिनिस्टर करोगे 2 ml पर kg पर आर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है पेशेंट वेटिंग 20 kg। अब मान लो पेशेंट 20 kg का है तो वहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? 20 ml पर आर फॉर नेक्स्ट 10 kg। तो जो नेक्स्ट 10 kg है वहाँ पे आपको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है उसके वेट को। तो पहले 4 के साथ में आपने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 के साथ में आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास में जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 ml पर आवर, और हमारे पास में टोटल कितना होगा? 60 ml पर आवर जो है फ्लूइड आ जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं वेट अबव 25 kg, अगर वेट जो है वो 20 kg से अबव है तो क्या करना है? उस कंडीशन में आपके पास में आपको एडमिनिस्टर करना है 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से। और एग्जाम्पल इसके अंदर है फॉर पेशेंट वेटिंग 25 kg। अगर पेशेंट जो है वो 25 kg का, तो आपको क्या करना है? 5 ml पर आवर के हिसाब से जाएगा फॉर रिमेनिंग 5 kg, क्योंकि बाकी का जो 20 के ऊपर जो बचा हुआ है वो कितना है? 5 kg है। अब जो 5 kg है उसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 ml के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा? 65 ml पर आवर जो है वो आ जाएगा, कि आपको 1 घंटे के अंदर 65 ml देना है 25 kg के पेशेंट के लिए, ठीक है। तो पहले 10 kg के साथ में आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे 10 kg के साथ में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी का जो बचा हुआ वेट है 20 के बाद में जितना भी बचा हुआ वेट है उसको आपको 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, और देन सभी को टोटल कर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। ओके,
देन हम बात करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला भी एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला है जिसका हम यूज करते हैं बर्न पेशेंट के अंदर फ्लूइड को रिस्टोर करने के लिए। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्पस होता है कैलकुलेट फ्लूइड नीड फॉर बर्न पेशेंट इन फर्स्ट 24 आवर। तो ऐसे पेशेंट जो कि बर्न पेशेंट होते हैं उनके फर्स्ट 24 आवर के अंदर आपको कितना फ्लूइड देना है उन पेशेंट को, उसको कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो ये बेस्ड होता है किन किन चीज़ों के ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर वेस्ट होगा जिसके अंदर आपका वेट जो है वो किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। देन बर्न एरिया, आपका जो बर्न हुआ है बॉडी एरिया, वो कितना बॉडी एरिया आपका बर्न हुआ है उसकी परसेंटेज आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जिसको हम TBS से बोलते हैं, वो कितना बर्न हुआ है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बर्न परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक रूल होता है जिसको रूल ऑफ 9 फॉर बर्न बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी एरियाज को कुछ परसेंटेज दे देते हैं उनकी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, ताकि हम उनके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर पाए बर्न को ट्रीट करने के लिए कि उनके अंदर कितना फ्लूइड हमें देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग परसेंटेज दे देते हैं। जैसे एंटायर हेड एंड नेक को हम 9% कैलकुलेट करते हैं, एंटायर राइट आर्म को 9%, इसका मतलब दोनों आर्म को हम 18%, लेफ्ट आर्म को 9%, मतलब दोनों आर्म को हमारे पास में 18 हो गया। एंटायर ट्रंक आपका 36% हो जाएगा, ग्रोइन एरिया आपका 1% हो जाएगा, एंटायर राइट और लेग जो है वो 18% के हो जाएंगे। तो टोटल 100% आपका बॉडी एरिया इसके अंदर कवर हो जाता है। तो इसके अंदर आप इस तरीके से कितना सरफेस एरिया आपका बर्न हुआ है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करोगे, बर्न पेशेंट के लिए स्पेशली होगा ये, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू TBS से तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो जितना भी टोटल आएगा उसको हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट 24 आवर के अंदर। बट इस 24 आवर को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट हाफ का हाफ जो है वो आपका कितना होगा, 8 आवर्स का। तो फर्स्ट हाफ जिसमें 8 आवर के अंदर आपको हाफ फ्लूइड जो है वो पेशेंट को दे देना होता है, और बाकी का जो सेकंड हाफ होता है तो बचा हुआ फ्लूइड जो है वो आपको बाकी का 16 आवर्स के अंदर देना होता है। टोटल 24 आवर्स हो गए, पहले 8 आवर्स के अंदर आधा फ्लूइड और बाकी का बचा हुआ फ्लूइड जो है वो आपको 16 आवर्स के अंदर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग फॉर ए 25 kg पेशेंट विद 30% TBS से बर्न। एक 25 kg का पेशेंट है जिसके अंदर 30% उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न हुआ है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं। पेशेंट वेट कितना आपके पास में 25 kg, TBS से बर्न कितना है 30%। आपका अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो हमारे पास में 4 ml जो कि आपका ये वाला फॉर्मूला था, इसी को अप्लाई करना है। 4 ml बॉडी वेट आपका 25 kg, आपका TBS से बर्न जो है वो 30%। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 3000 ml या फिर 3 लीटर जो है फ्लूइड आ जाएगा कि आपको इस टाइप के पेशेंट के अंदर जिसके अंदर 30% बर्न हुआ है आपको 3 लीटर देना है। बट अब 3 लीटर जो है वो पहले हाफ में आप कितना दोगे, पहले आप हाफ जिसके अंदर 8 आवर, जो पहला हाफ होगा वो 8 आवर्स का होगा जिसके अंदर आपको आधा फ्लूइड दे देना है। 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर जो है वो आपको पहले 8 घंटे में देना है, और बाकी का जो 1.5 लीटर है वो 16 आवर्स के अंदर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज़ करके फ्लूइड को कैलकुलेट करोगे और उसको पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करोगे उनके फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, उनके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था हमारा पार्कलैंड फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग ट्रांसफ्यूजन। कैसे हम मॉनिटर करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं ट्रांसफ्यूजन को, उसको भी समझ लेते हैं। इसके अंदर हम 3 चीज़ें करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे और ट्रांसफ्यूजन के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ें एडजस्ट या फिर मॉनिटर करनी होती हैं। तो पहले ट्रांसफ्यूजन से पहले हम क्या करते हैं, ब्लड टाइपिंग। हम डिटरमाइन करते हैं ABO और RH कंपैटिबिलिटी, कि आप जो ब्लड दे रहे हो पेशेंट के अंदर वो ब्लड जो है वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए या फिर इस टाइप का ब्लड होना चाहिए जो कि रेसिपिएंट उसको रिसीव करे और कोई भी रिएक्शंस ना हो। ओके, और RH कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सेम RH होने चाहिए, उसके अंदर RH पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। ओके, देन उसके बाद में क्रॉस मैचिंग, इंश्योर डोनर ब्लड इज कंपैटिबल विद रेसिपिएंट। आपको क्रॉस मैचिंग करवानी चाहिए ताकि आप एक सही ब्लड ग्रुप जो है वो पेशेंट के अंदर चढ़ा पाओ, उसी पेशेंट के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्रॉस मैच करना पड़ेगा। देन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, आप जब ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो ब्लड का उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, आपको रेगुलर वाइटल साइन चेक करने हैं, जैसे उसका ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट रेट और उसका बॉडी टेम्परेचर जो वो नॉर्मल रहना चाहिए। देन उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, आपको ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ऑब्जर्व करना है कुछ साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जैसे कि उसको फीवर की कंडीशन तो नहीं आ रही है, उसको ठंड तो नहीं लग रही है, उसके बॉडी के
के ऊपर रैशेस तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आपको दिखाई दे सकती हैं। देन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मॉनिटरिंग, ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में क्या साइन आ सकते हैं वो भी आपको ध्यान देने हैं। हीमोग्लोबिन लेवल, आपको हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना है, क्योंकि आपने जब ब्लड चढ़ाया है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। देन साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मॉनिटर फॉर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और इन्फेक्शन। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कि उस टाइम पे नहीं आएंगे बट बाद में आपको दिखाई दे सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कौन कौन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती हैं और उसको कैसे आपको रोकना है। तो रिस्ट्रिक्टिव गाइडलाइंस के लिए हमारे पास में है पर्पस, हम क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस क्यों बनाते हैं, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ना हो, तो मिनिमाइज अननेसेसरी ट्रांसफ्यूजन टू रिड्यूस रिस्क। तो हम इसी वजह से रिस्ट्रिक्टिव गाइडलाइंस बनाते हैं ताकि कम से कम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो। दूसरा क्राइटेरिया, हीमोग्लोबिन लेवल, पेशेंट सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए वो भी इसके अंदर हम देखते हैं। देन उसके बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर इन्फेक्शियस रिस्क जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C जैसी कंडीशन भी आ सकती है अगर आपने सही तरीके से ब्लड को टेस्ट करके नहीं चढ़ाया है। देन नॉन इन्फेक्शियस रिस्क भी हो सकते हैं, कौन कौन से, इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती हैं। दूसरा फेब्राइल रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर आपके ब्लड के आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डोनर ल्यूकोसाइट, डोनर के ल्यूकोसाइट की वजह से, क्योंकि वहाँ के जो RBCs होंगे वो हमारे बॉडी के RBCs के साथ में क्या करने लग जाएंगे, रिएक्ट करने लग जाएंगे। देन हीमोलाइटिक रिएक्शंस फ्रॉम ABO इनकम्पेटिबिलिटी, अगर आपने अलग ब्लड ग्रुप चढ़ाया है किसी पेशेंट के अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड जो है वो आपस में क्लम्प कर जाएगा, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी होने की वजह से। देन उसके बाद में ट्राली, कुछ एक्यूट लंग इंजरी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है ट्रांसफ्यूजन के बाद में, ठीक है, जिसको हम ट्राली बोल सकते हैं। देन सर्कुलेटरी ओवरलोड ड्यू टू रैपिड और एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर ओवरलोड हो सकता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन कर देते हो ब्लड का। तो जितना पेशेंट को चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप ब्लड दे रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर ओवरलोड बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड बोलते हैं। ओके, तो ये थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स देखे, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स देखे, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है। देन हमने ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे होने वाली रिएक्शंस देखी और उनको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे उनको एडजस्ट करना है, उसको भी समझा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी अदर कंटेंट चाहिए तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट को, टेलीग्राम चैनल को या फिर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे।